Students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 3 of circular motion series. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन है। हर एक चीज़ डिटेल में बताई थी और आपको रिलेशनशिप भी समझाई थी। एक एक चीज़ अगर आपको बिल्कुल क्लियरली दोबारा से समझनी है या आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर अब इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ पिछले 2 लेक्चर जरूर देखो सर्कुलर मोशन के, जहाँ पर मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन बेसिक से स्टार्ट किया है। राइट, आज मैं ड्राइव करूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कि कैसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और कई सारी बातें हम और जानेंगे, तो इसलिए लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाना और शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक बार हम डेफिनेशन पर दोबारा आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने आपको समझाया था कि एक सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है, यानी कि एक सर्कुलर मोशन में बच्चों अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना भी हो, लेकिन आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि जो वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर देखो चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर ए पर डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ, बी पर डायरेक्शन, सी पर डायरेक्शन, डी पर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। राइट, तो ऐसी एक्सेलरेशन जो change in direction of body moving with some speed यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा देखने को मिलेगी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है। तो ये भी बात मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि सर्कुलर मोशन में कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकती। क्लियर है बात? तो इट इज दैट बेसिकली एक्सेलरेशन विच इज सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। जब भी कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, ये क्या सेंटर की तरफ लगने वाली एक्सेलरेशन है। सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी हमने पढ़ी थी। आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इसको ड्राइव करना। ठीक है, तो दैट एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी मूविंग विद सम स्पीड इन सर्कुलर मोशन। क्लियर? अच्छा, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे सेंटर की तरफ हमेशा। क्लियर? इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं आज, ड्राइव करते हैं सॉरी, और देखना मैं किस तरह से इसको ड्राइव करूंगा। ठीक है, सपोज अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। एक बड़ा सा सर्कल बना देता हूं मैं, ये है सेंटर। सपोज दिस पॉइंट इज P और दिस पॉइंट इज Q। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या ले ली मैंने, ये V1 वेक्टर, और यहां पर क्या होगी, ये V2 वेक्टर। रेडियस के परपेंडिकुलर, ये लो जी, ये 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है R, तो ये भी क्या है R, ये क्या है O। और मैं बोल रहा हूं कि एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, अब एंगल बहुत छोटा है तो देखो इससे मैं क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूं, डी थीटा वेरी स्मॉल एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो डी थीटा इज स्मॉल, देन वी कैन कंसिडर पी क्यू इज नियरली लीनियर। अगर इस पूरे सर्कुलर मोशन में ये एंगल बहुत छोटा सा है तो ये पी क्यू जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट लीनियर है, कर्वी नहीं कंसिडर करूंगा। अगर सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा लूं तो उसको मैं कर्वी बोल सकता हूँ जब एंगल थीटा बन रहा हो, लेकिन जब एंगल ही छोटा सा बन रहा है तो उसको मैं लीनियर बोल सकता हूँ। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरी assumption है अगर एंगल वो छोटा बन रहा है तो इसका मतलब पी क्यू को लीनियर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज हम बोलते हैं यहां पर कि इफ बॉडी इज मूविंग with constant velocity, that means it is not changing its magnitude। 20 मीटर पर सेकेंड हर जगह है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। राइट, तो ये बात भी बिल्कुल वैलिड है ना कि भाई V1 जो है वो V2 के इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन मैं ये बात नहीं लिख सकता, है ना। ये बात वेक्टर में क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ये बात लिखी जा सकती है। ये अटल सत्य बात है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जल्दी से इसमें ऐड ऑन करो जरा। ठीक है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि भाई हाँ इसमें मैंने ये ऑब्जर्व कर ली है फिलहाल। ठीक है, अच्छा
तो इसको अगर आप लिख चुके हो तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पर ना अगर आप ध्यान से देखो, जो V2 देखो, V2 जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 90 डिग्री। सिमिलरली जो V1 एंगल बना रहा है रेडियस पर वो भी क्या बना रहा है 90 डिग्री। और ये एंगल क्या है डी थीटा, किसके बीच में, R और R के बीच में। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर दो लाइंस के ऊपर, अगर दो लाइंस के बीच में अगर एंगल डी थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल क्या होगा, वही होगा जो इन दो लाइंस के बीच में है। समझे? देखो अगर मैं इन दोनों की टेल से टेल ज्वाइन करूं तो मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ये जो है ये तो हो गया V2 वेक्टर, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया V1 वेक्टर। क्लियर? और ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल भी डी थीटा होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर और रिप्रेजेंट कर देता हूं जिसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा V वेक्टर, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि भाई ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या हुआ है। इस दौरान चेंज इन वेलोसिटी तो है ना, चेंज इन स्पीड नहीं है, बट चेंज इन वेलोसिटी तो बोलूंगा ना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो इसलिए मैंने डेल्टा V वेक्टर बना दिया। अब देखो यहां पर ना अगर इस ट्रायंगल को ढंग से देखो आप, तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, V1 वेक्टर देखो टेल स्टार्ट हुई यहां से, V1 वेक्टर की टेल, हेड यहां खत्म, फिर हेड के ऊपर ही टेल स्टार्ट हो गई। सो यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर। तो मैं बोल रहा हूं कि V1 वेक्टर प्लस डेल्टा V वेक्टर दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर, और जो ये तीसरा साइड मिल रहा है ट्रायंगल का, इट इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये ट्रायंगल वाली बात याद आ रही है कुछ, कि भाई अगर A वेक्टर ऐसा है, B वेक्टर ऐसा है, तो ये तो टेकन इन सेम ऑर्डर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रायंगल की तीसरी साइड which is taken in opposite order and it will give you effect of these two। तो यानी कि इन दोनों का जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किससे मिल रहा है मुझे, डेल्टा V से मिल रहा है। लेकिन दिस इज वन वेक्टर टेकन इन अनदर, टेकन इन सेम ऑर्डर डेल्टा V वेक्टर, और अपोजिट ऑर्डर में क्या मिला V2। तो यानी कि जो V2 वेक्टर हुआ इट विल बी व्हाट, V1 वेक्टर प्लस डेल्टा V वेक्टर। क्या वेक्टर सम हुआ दो वेक्टर्स का, क्या वेक्टर सम हुआ V1 वेक्टर और डेल्टा V वेक्टर का, राइट। तो यानी कि मैं डेल्टा V को अगर डिफाइन करने लगूं तो डेल्टा V अल्टीमेटली है क्या, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर ही तो हुआ। देखो पता लग गया यहां से आपको, डेल्टा V क्या हुआ, V2 माइनस V1 ही तो हुआ। कैसे हुआ, देखो वेक्टर की फॉर्म में इसको प्रूव भी कर दिया हमने। क्लियर? तो इस चीज को समझने के लिए आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर एंड रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then the resultant of both two vectors or both vectors will be represented by third vector taken in opposite order as the third side of triangle, right। तो ये चीज मैंने यहाँ पर करी है। ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं। ये आप लिख लो, इसको साइड में लिख देता हूँ कहीं पर। ठीक है, अब ना इसको मैं देखो ट्रायंगल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये तो चलो वेक्टर है, अब एक ट्रायंगल की फॉर्म में, साइड की फॉर्म में लिखते हैं। मान लो कि अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूँ तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ ऐसा यहां पर नजर आ रहा है, ये V1 है, ये V2 है और ये डेल्टा V है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। देखो इसको जरा ध्यान से, राइट। या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं इनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा सिर्फ अब। ठीक है, बेशक एरो लगा हुआ है तो मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। जैसे कि A वेक्टर है, लेकिन जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया था A² + B² + 2AB, राइट। अच्छा, अगर अब इस ट्रायंगल के अंदर वाले, इस स्क्वायर के अंदर वाले ट्रायंगल को बाहर निकालूं तो देखो ध्यान से जरा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, PQ को वेरी स्मॉल चेंज या वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S, है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं, डेल्टा S बोल दिया। ये क्या है R, ये भी क्या है R, ये एंगल क्या है डी थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा डी थीटा है। ये तो हमने बात पहले भी देख ली ना, डी थीटा ये रहा, इनके बीच में भी डी थीटा होगा भी। देखो ये डी थीटा, तो इन दोनों के बीच में भी डी थीटा। अब देखो जो इंटरेस्टिंग बात है, इसको नाम दे रहे हैं हम क्या, देखो इसको नाम दे रहे हैं हम OPQ, है ना, OPQ। और जो वेलोसिटी वाला ट्रायंगल है उसको नाम दे रहा हूं मैं ABC। अब ना 2 मिनट के लिए ये समझो कि क्या मैं V2 और V1 को लिख सकता हूं इक्वल, बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो इसलिए अब ये V1 V2 को हटाओ और यहां पर क्या लिख दो, दोनों की दोनों क्या V सेम है। स्केलर फॉर्म याद करो, स्केलर फॉर्म में यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। यहां पर तो V1 वेक्टर और V2 वेक्टर यूज कर सकते हो, लेकिन यहां देखो स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब थिंक अबाउट 2 ट्रायंगल्स बच्चों, 2 ऐसे ट्रायंगल, भाई यहां पर ये x1 है तो ये भी x1 है, यहां पर ये y1 है तो ये भी y1 है। ठीक है, ये एंगल अगर यहां पर बच्चों
30 डिग्री कर दिया जाए और ये एंगल भी 30 डिग्री कर दिया जाए, तो आपने ये पढ़ा होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमेशा 75 आएगा, ये भी हमेशा 75 आएगा। सिमिलरली ये भी 75 आएगा, ये भी 75 आएगा। तो इनडायरेक्टली क्या आपको नहीं लगता कि इसके तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल आ गए? यही सिनेरियो यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल डी थीटा है, यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल डी थीटा है। तो यानी कि इसका ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली बाय सिमेट्री मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो लिख रहा हूं यहां पर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQO। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQO, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशो अगर मैं लिखूं डेल्टा V बाय V, ABC में क्या लिख रहा हूं मैं, डेल्टा V बाय में V, क्या ये रेशो डेल्टा S बाय R के इक्वल होगा? लिख सकता हूं ऐसे, डेल्टा V बाय V शुड बी इक्वल टू डेल्टा S बाय R, है ना। साइड्स का प्रोपोर्शनेट रेशो जो लिया मैंने, साइड का जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल होगा साइड्स का रेशो। अब देखो आगे इसके बाद, तो इस चीज को मैं यहां पर देखो यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं, आई होप विजिबल होगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा S बाय R इंटू में V। क्या ये बात भी ट्रू होगी बच्चों? ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड हम डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको मैं यहां कंटिन्यू कर रहा, देखो डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा T। जब मैं डेल्टा T से दोनों जगह डिवाइड करूंगा बच्चों, तो देखो क्या मिल रहा है, डेल्टा V बाय डेल्टा T शुड बी इक्वल टू डेल्टा S बाय R, ये V, और डिवाइड करने किससे, 1 बाय डेल्टा T, है ना। ये देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है, अब डेल्टा V बाय डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा S बाय डेल्टा T इंटू में V बाय R। कुछ गलत तो नहीं लिखा बच्चों यहाँ पर? सही लिखा है सब कुछ? अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा T इज अप्रोचेस टू 0, मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक इंस्टेंट पे बात करना चाह रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट पर बताओ, तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस केस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा तब, dv बाई dt शुड बी इक्वल टू ds बाई dt इंटू में v बाई r। तो ये जो आपको मिला यहाँ पर dv बाई dt को मैं क्या लिख रहा हूँ a, ds बाई dt को क्या लिख रहा हूँ मैं v इंटू में v बाई r। तो ये जो एक्सेलरेशन मिली बच्चों आपको, देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो मैं इसको क्या लिख पा रहा हूँ यहाँ पर, v स्क्वायर बाई r लिख पा रहा हूँ ऐसे। ध्यान से देखो जरा मैंने क्या किया, एक बार इसको एनालिसिस करो, फिर मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ, राइट। तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बच्चों, v स्क्वायर बाई r, राइट। अच्छा, इसको एक बार यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक्सप्रेशन मुझे क्या मिला, देखो मुझे मिला v स्क्वायर बाई r। अब जो बात समझने वाली है वो ये है बच्चों कि मैं v को ये भी तो लिख सकता हूँ r ओमेगा स्केलर फॉर्म में, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r। तो दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर r। ये आपके दो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, क्लियर है। इसको डिनोट करना चाहो तो AC से ऐसे डिनोट कर सकते हो आप। अब यहाँ पर ये भी क्लियर है कि डायरेक्शन कैसे होगी, तो भाई डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अलोंग द रेडियस, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहाँ मर्जी हो, ये कहाँ पर एक्ट करेगी, अलोंग द रेडियस, राइट, अलोंग द रेडियस, क्लियर। यहाँ पर देखो ऐसे 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 ऐसे, कहीं मर्जी देखो। अगर ये सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड होता तो यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा होता, यहाँ पर 80 80 80 80 80, और अंदर की तरफ क्या होता है, AC AC AC, यानी कि इट इज दैट एक्सेलरेशन विच ऑलवेज एक्ट अलोंग रेडियस, और यू विल से इट इज सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन। कैसे निकाला एक्सप्रेशन, भाई देखो वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी मैंने स्टार्टिंग से क्या केस लेके चला है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्राइव दिस फॉर्मूला, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। आज इस लेक्चर को छोटा ही रखते हैं, और मेरा मेन मोटिव क्या था, डेरिवेशन कराना, तो वो हमने डेरिवेशन कर ली है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। देखो जनरली अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करने भी लगूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स
पे भी पूरा लेक्चर मैंने बनाना है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। फिलहाल के तौर पे बता देता हूँ कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वी स्क्वायर बाय में आर, यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर। आप इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हो। क्लियर है। एक हिंट दे दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो ये फॉर्मूला होता है इसका। इन फ्यूचर कभी आप देखो, हालांकि मैंने डेरिवेशन तो करवानी है इसकी, तो अभी फिलहाल इसको डाइजेस्ट करो। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, इसको छोड़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे, बहुत डिटेल में आप सभी बच्चे सीखो। तो इसलिए ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ आपके ऊपर, इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको सर्कुलर मोशन के नोट्स चाहिए तो आपको वो क्वांटम अकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है क्वांटम अकेडमी ऐप को, और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वाला एक फोल्डर मिलेगा आपको। आप अगर आप अकेडमी का पार्ट हो तब भी, अगर आप अकेडमी का पार्ट नहीं भी हो तब भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा जो कि सर्कुलर मोशन पे बेस्ड होंगे, राइट। तो अगली जो वीडियो होगी वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, जिसमें हम सर्कुलर मोशन को अच्छे से और डिटेल में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक करना मत भूलना बच्चों, और हो सके तो वीडियो को शेयर करो। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।